हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी फ्रॉम लॉ प्रेप। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि प्रीलिम्स को क्रैक करने की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। आज हम डिस्कस करेंगे कि मेंस को क्रैक करने की क्या स्ट्रैटेजी रहती है। राजस्थान जुडिशरी में किस तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट करें एज वेल एज आप किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि आपका जो मेंस है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग बट 90 to 95% आपके पास श्योरिटी है अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर देते हैं कि आपका मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में इजीली क्रैक हो जाएगा। मेंस को क्रैक करना इतना मुश्किल नहीं है जितना हाइप बना रखा है। बस इतना है कि आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए, प्लस क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो आपको फिर से बाइफिकेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मेंस का पैटर्न क्या रहेगा यहाँ पे एग्जाम का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जाम 2 दिन में होता है राजस्थान में, डे 1 एंड डे 2। डे 1 में आपके 2 पेपर्स होंगे बेसिकली। फर्स्ट होगा लॉ पेपर 1 एंड सेकंड हिंदी लैंग्वेज का। ओके, जो पेपर 1 का है वो होगा हमारा सिविल का पेपर, सिविल लॉ। सेकंड पेपर होगा हमारा इवनिंग में हिंदी लैंग्वेज का। अब हम बात करते हैं सिविल लॉ का जो पेपर होता है वो जनरली 3 आवर्स का आपको टाइमिंग मिलेगा। 3 घंटे में आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है। प्लस कितना मार्क्स होगा, 100 मार्क का ये पेपर होगा। ठीक है, वहीं पे लैंग्वेज का पेपर देखें तो हिंदी लैंग्वेज होगा, इसमें 2 आवर्स आपको टाइमिंग मिलेगा और 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लॉ पेपर 2। सेकेंड डे आपके 2 पेपर होंगे, अगेन लॉ पेपर 2 एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो पेपर 2 है वो होगा हमारा क्रिमिनल लॉ का एंड इंग्लिश लैंग्वेज अगेन। फिर क्रिमिनल लॉ का पेपर होगा हमारा 3 घंटे का प्लस 100 मार्क्स का। वहीं पे इंग्लिश का पेपर होगा 2 आवर्स एंड 50 मार्क्स। अभी ये तो हो गया हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा मेंस का। जनरली क्या होता है ना, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि कंटिन्यू 2 दिन आपके एग्जाम्स होंगे, सुबह शाम, तो वो ऑलरेडी एग्जाम का प्रेशर रहता है। उसके बाद आप 3-3 घंटे 2-2 घंटे पेपर देते रह रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आप थोड़ा वो प्रेशराइज हो जाएंगे और एकदम वो थक से जाएंगे। यू विल गेट टायर्ड बाय गिविंग सो मैनी पेपर्स। तो उसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा बूस्टअप रखना है और कॉन्फिडेंट रहना है कि नहीं, अच्छे हो रहे हैं। ऐसा भी होता है काफ़ी बार कि आपका पेपर 1 बिगड़ जाए, राइट। मैंने काफ़ी लोगों का ऐसा देखा है कि पेपर 1 बिगड़ जाता है और उसके बाद वो एकदम डीमोरलाइज हो जाते हैं कि अब पेपर 1 बिगड़ गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो आपको वो नहीं करना है। इस केस में आपको अगेन कॉन्फिडेंट रहना है कि कोई बात नहीं, पेपर 1 बिगड़ गया तो मैं पेपर 2 में एज वेल एज बाकी लैंग्वेज में वो चीज़ कवर कर लूंगा अपनी। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं अपने सिलेबस की ओर, उसके बाद हम एक एक पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बताते हैं मेंस का सिलेबस क्या रहेगा। तो मेंस में होगा सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, हिंदी एंड इंग्लिश, राइट। अभी यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट क्या रहेगा कि प्रीलिम्स और मेंस आपका सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ पूरा सिलेबस एग्जैक्ट सेम रहेगा। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा सिविल और क्रिमिनल में, प्री में और मेंस में सिलेबस में। लेकिन वहीं पे हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। क्या डिफरेंस आता है, जहाँ पे प्रीलिम्स में हमें ग्रामर पूछी जाती है वहीं पे मेंस में हमें पूछे जाते हैं ऐसे। आपके सिविल और क्रिमिनल मेंस हिंदी एंड इंग्लिश में वहाँ पे ऐसे पूछे जाएंगे, ना कि ग्रामर। तो आपको बेसिकली लैंग्वेज पे पूरी कमांड होनी चाहिए। आपको हिंदी इंग्लिश की ग्रामर भी आनी चाहिए एज वेल एज हिंदी इंग्लिश में आपको ऐसे राइटिंग भी आनी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले आ जाता है अपना पेपर 1, वो कंसिस्ट करेगा सिविल लॉ को। ओके, तो सिविल लॉ का सिलेबस क्या है, वहीं जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेम लाइक प्रीलिम्स। सबसे पहला सीपीसी, कॉन्स्टी, कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस, लिमिटेशन, स्पेसिफिक रिलीफ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, आईओएस, रेंट कंट्रोल एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट ऑर्डर एंड जजमेंट राइटिंग, जो कि होगी आपकी 20 मार्क्स की। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली 2 पूछे जाते हैं, बी इट सिविल और क्रिमिनल। आपको 2 ऑर्डर और जजमेंट पूछे जाएंगे। एक हो सकता है दोनों ही ऑर्डर्स आ जाए एंड हो सकता है दोनों ही जजमेंट्स आ जाए। यहाँ पे कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, ना तो सिलेबस का कोई फिक्स पैटर्न है, ना पेपर का कुछ फिक्स पैटर्न है। आप वहाँ पे जाएंगे, पेपर खोलेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि अरे यार ये क्या आ गया। इसके लिए आपको बस प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि कुछ भी आ जाए, मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ हूँ, मैं अपना 100% दूंगा। ठीक है, ये आ जाता है हमारा सिविल का सिलेबस। कमिंग बैक टू आवर क्रिमिनल सिलेबस, इसमें आ जाएगा सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी, जेजे एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रोबेशन एंड सो ऑन। एंड अगेन
चार्जेस एंड जजमेंट, वहाँ पे क्या था, ऑर्डर राइटिंग एंड जजमेंट राइटिंग, यहाँ पे आ जाएगा आपका चार्ज फ्रेम करना प्लस जजमेंट लिखना। तो ये भी अगेन कंसिस्ट करेगा आपका 20 मार्क्स का। हो सकता है आपको 5-5 मार्क्स के 2 चार्जेस आ जाए, एक 10 मार्क का जजमेंट आ जाए। ओके, हो सकता है आपके 2 10-10 मार्क्स के जजमेंट आ जाए, एंड देयर आर ऑल्सो चांसेस कि आपके 5 मार्क का जजमेंट 5 मार्क का चार्ज आ जाए। ठीक है, अगेन 5 मार्क का जजमेंट 5 मार्क का चार्ज। तो यहाँ पे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जब पेपर खोलेंगे तभी आपको सरप्राइज मिलेगा। बस ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन पूरी करके रहिए कि कुछ भी आ जाए मैं अपना अटेम्प्ट 100% दूंगा। तो ये तो बात थी हमारे सिलेबस की। अब आ जाते हैं लैंग्वेज में, आ जाएगा हिंदी ऐसे एंड इंग्लिश ऐसे। तो इनका क्या सिलेबस रहेगा, ऐसे किस टॉपिक पे पूछे जाएंगे, ओके हम उस बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हिंदी ऐसे, ये आ जाएंगे हमारे 50 मार्क्स के, राइट। इसमें 3 ऐसे पूछे जाएंगे आपको, एक होगा 20 मार्क्स का, एक 15 एंड अगेन 15 मार्क्स का। ये रहेगा ऐसे का पैटर्न, बी इट हिंदी और इंग्लिश, 3 ऐसे पूछे जाते हैं यहाँ पे, एक 20, एक 15 एंड एक 15। एंड आपके पास पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि हर ऐसे में आपको 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, वो आपकी चॉइस पे है कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इंग्लिश ऐसे, अगेन 50 मार्क्स का, 20, 15 एंड 15। बेसिकली 6 ऐसे आएंगे, उनमें से आपको 3 ऐसे अटेम्प्ट करने हैं, और इसमें टाइमिंग क्या रहेगा आपका 2 आवर्स का। ये तो हो गया हमारा पूरा पेपर पैटर्न प्लस सिलेबस। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीलिम्स के टाइम, कि जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, मटेरियल को कलेक्ट करना। ओके, सी ऐसा होता है ना कि प्रीलिम्स की तैयारी कुछ होती नहीं है स्पेसिफिकली कि मैं प्री की तैयारी कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता। आप मेंस की तैयारी करो, मेंस इटसेल्फ इंक्लूड्स प्रीलिम्स। ठीक है, आप जब मेंस के प्रिपरेशन करेंगे तो आपका प्री ऑटोमेटिक हो जाएगा उसमें। क्यों? क्योंकि प्री में क्या आता है, प्री में वही आता है, मेंस में डिटेल में आता है, प्री में उसी डिटेल में से शॉर्ट इंग्रेडिएंट्स निकाल के पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप थेफ्ट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, व्हाट इज थेफ्ट, राइट, तो फॉर द पर्पज ऑफ प्रीलिम्स आपको क्या पढ़ना है, सेक्शन कौन सा है, एक्ट कौन सा है, थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, एंड इलस्ट्रेशंस। एंड फॉर द पर्पज ऑफ मेंस आपको क्या पढ़ना है, अगेन सेक्शन कौन सा है, एक्ट कौन सा है, इंग्रेडिएंट कौन सा है, इलस्ट्रेशन कौन सा है। सेम चीज़ें आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी, बस मेंस में आपको डिटेल में लिखना है आंसर, एंड प्रीलिम्स में आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना है। तो इसलिए कहा जाता है कि देयर इज नो सच प्रेपरेशन फॉर प्रीलिम्स। आप मेंस की कर रहे हो तो प्रीलिम्स की आपकी ऑटोमेटिकली हो रही है। तो जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, जब तक वैकेंसी नहीं आई है तब तक आप ये समझिए कि मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है, राइट। आप ये समझ के तैयारी स्टार्ट कर दीजिए डे 1 से। तो इसके लिए कैसे तैयारी स्टार्ट करेंगे, इसके लिए तैयारी हम ऐसे चालू करेंगे कि सबसे पहले हम अपना मटेरियल कलेक्ट करेंगे। अब मेंस के लिए आपको क्या मटेरियल चाहिए, ठीक है, तो मेंस के लिए सबसे पहले फर्स्ट थिंग है अपना सिलेबस। आप आपका सिलेबस ला लीजिए, ठीक है, सिलेबस लाइए, उसके बाद अच्छे से उसको गो थ्रू कर दीजिए कि क्या क्या पूछा जाएगा, मुझे क्या क्या पढ़ना है एग्जाम में। उसके बाद सेकंड आ जाएगा बेयर एक्ट्स। जैसे ही आप सिलेबस ले आते हैं उसके बाद उसमें देख लीजिए कौन कौन से एक्ट आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो सारी बेयर एक्ट्स ले आइए। थर्ड है बुक्स। ओके, अब यहाँ पे बुक्स कौन सी लानी है वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फोर्थ क्या लाना है आपको, पेपर्स। 2 बुक सेट लाने हैं आपको पेपर के, पहला होगा प्रीलिम्स का, दूसरा होगा मेंस का। ठीक है, आपको ऐसा बुक्स लाने हैं जिसमें पूरा मटेरियल कंपाइल्ड हो, सारे प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के पेपर हो एज वेल एज प्रीवियस ईयर के मेंस के पेपर हो। आप स्पेसिफिक भी ला सकते हैं, एक बुक ला सकते हैं जिसमें सिर्फ राजस्थान का मटेरियल कंपाइल्ड हो, एक बुक ला सकते हैं जिसमें ऑल स्टेट का मटेरियल हो। ओके, ये 2 बुक्स आप रेफर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर क्यों, वो भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या चाहिए हमें न्यूज़पेपर के बाद, ऐसे।
बुक्स। ओके, तो ये हो जाएगा आपका मटेरियल। जब आपके पास ये सारा मटेरियल तैयार हो जाएगा तो उसके बाद आप रेडी हैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि किस मटेरियल का काम किस स्टेज पे हमें पड़ेगा। तो सबसे पहले आ जाता है अपना सिलेबस। ठीक है, सिलेबस के बिना यू कैन नॉट स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सिलेबस होगा तभी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, तो सिलेबस का इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे। नेक्स्ट आ जाता है बेयर एक्ट्स। बेयर एक्ट्स, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, बेयर एक्ट इज द बाइबल फॉर लॉ एस्पिरेंट्स या फिर जुडिशरी एस्पिरेंट्स। अगर आपने बेयर एक्ट पे कमांड कर ली है तो आपको एक्स्ट्रा बुक्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। आपका 80% चांसेस होते हैं कोई भी एग्जाम को क्रैक करने का अगर आपने बेयर एक्ट पे कमांड कर ली है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस किस में आते हैं, बेयर एक्ट में आपको हर क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे वो प्रिलिमिनरी का हो या फिर मेंस का हो। बस ये है कि अगर आप बुक्स को रेफर करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज किस चीज़ की, जैसे कि केस लॉज। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान में केस सेंट्रिक क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपको केस लॉज की एक्स्ट्रा नॉलेज कहाँ से मिलेगी, वो आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेगी, वो आपको मिलेगी बुक्स रेफर करने से। नेक्स्ट आ जाते हैं पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको किस में हेल्प करेंगे, आपको एग्जाम का पैटर्न समझने में कि यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हालांकि आपका पैटर्न कभी रिपीट नहीं होता, सेम क्वेश्चंस कभी नहीं आते। कभी हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाए बेयर सेंट्रिक, कभी हो सकता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाए। तो आपको अपनी तैयारी दोनों तरीके से करनी होगी। ठीक है, आपको डायरेक्ट भी पढ़ने होंगे, सारे प्रोविजंस टिप्स पे होने चाहिए आपको बेयर के, प्लस आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से भी पढ़ना होगा। प्रैक्टिकल अप्रोच से कैसे पढ़ा जाता है उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियोस अवेलेबल करवा दूंगी। नेक्स्ट आता है न्यूज़पेपर। ओके, जब भी आप प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपने सोच लिया कि मुझे राजस्थान में जज बनना है, उसी दिन से आप न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। ये आपको कहाँ हेल्प करेगी, सबसे पहली चीज़ है ये आपको हेल्प करेगी प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में कैसे हेल्प करेगी, प्रीलिम्स में ये आपको केस लॉज में हेल्प करेगी। काफ़ी बार सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट्स जो होते हैं या कुछ लैंडमार्क केसेस होते हैं वो न्यूज़पेपर में प्रिंट होते हैं, राइट। तो वो आपको प्रीलिम्स में अगर पूछ लिए गए तो वो आपको उस तरीके से हेल्प करेगी। मेंस में ये आपको कैसे हेल्प करेगा, अगेन फॉर द पर्पज ऑफ केस लॉज, एंड सेकेंड है ये आपको ऐसे में हेल्प करेगा। सी ऐसे जो होते हैं ना वो जनरली 3 चीज़ों पे पूछे जाते हैं यहाँ पे। पहला है कोई भी करंट टॉपिक। ठीक है, करंट क्या चल रहा है, जैसे लास्ट ईयर चल रहा था क्रिप्टो करेंसी, लेटेस्ट वो आया था और उसी पे ऐसे आ गया था कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, या क्रिप्टो करेंसी पे आप बेसिकली जो भी व्हाट एवर यू नो आप लिख दीजिए। सेकेंड यहाँ पे आता है राजस्थान पे, एंड थर्ड आता है इसमें जो भी सोशल इश्यूज है प्लस लीगल इश्यूज। ठीक है, तो ये 3-4 टॉपिक्स यहाँ पे फिक्स होते हैं, ऐसे कि राजस्थान पे आ सकता है, सोशल इश्यूज पे आ सकता है, प्लस लीगल पे आ सकता है। तो सोशल इश्यूज में करंट एज वेल एज एक्स दोनों इश्यूज कवर होते हैं। करंट क्या चल रहा है वो भी पूछा जा सकता है सोशल इश्यूज में, पहले क्या चल रहा था उसमें भी कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर राजस्थान में क्या आएगा, राजस्थान का आर्ट कल्चर, यहाँ पे कोई भी योजनाएं आई है तो वो हो सकती है, कोई स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की है वो पूछी जा सकती है। एजुकेशन में यहाँ पे क्या चल रहा है वो पूछा जा सकता है, जो भी राजस्थान में करंटली जो भी चल रहा है वो वहाँ पे पूछा जा सकता है। प्लस यहाँ का आर्ट कल्चर भी आएगा पुराने में। नेक्स्ट सोशल हमारा हो गया, एंड लीगल इश्यूज। लीगल इश्यूज पूछे जाते हैं जैसे जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, PIL क्या होता है, लाइक डेमोक्रेटिक कंट्री का जुडिशरी का क्या रोल है कंट्री की डेमोक्रेसी में, उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी आर्टिकल्स होते हैं न्यूज़पेपर में जो आपको थोड़ा आइडिया देते हैं कि किस टाइप से ऐसे लिखने होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा न्यूज़पेपर प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, अभी आ जाता है हमारा इंटरव्यू, राइट। तो न्यूज़पेपर ऐसी चीज़ है जो आपको प्री से लेके इंटरव्यू तक की स्टेज पे आपको हेल्प करेगी। कैसे करेगी इंटरव्यू के स्टेज पे, कि जैसे ही इंटरव्यू आता है आपका तो उसमें जनरली आपको लॉ तो पूछा ही जाता है, आपका लॉ तो टेस्ट होता ही है, साथ में आपकी GK भी टेस्ट की जाती है कि आपकी करंट नॉलेज कैसी, करंट अफेयर्स को लेके जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उस पर आपके क्या थॉट्स है। तो वो हमें कहाँ मिलेगा, न्यूज़पेपर में। जिस दिन आपकी वैकेंसी आई है उस दिन से लेके जिस दिन आपका इंटरव्यू हुआ है, ठीक है, वैकेंसी से इंटरव्यू तक, उस दिन का बीच का आपको
कंप्लीटली कंप्लीटली आपको जो भी करंट अफेयर्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए कि क्या चल रहा है, ठीक है, कंट्री में अभी करंट में क्या क्या चल रहे हैं, कौन कौन से हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, वो आपको सारे पता होने चाहिए। तो ऐसे आपका न्यूज़पेपर जो है वो आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा, क्योंकि हम इंटरव्यू के टाइम सारे एक साथ पुराने अखबार लेके नहीं बैठ सकते कि क्या क्या टॉपिक चल रहा है। तो हमें थ्रू आउट उसकी प्रिपरेशन करनी होगी कि करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं। वैसे ही ये जो आपको न्यूज़पेपर है आपको प्रीलिम्स में काम आएगा, मेंस में आएगा, एज वेल एज इंटरव्यू में आएगा। हालांकि हम ये समझ सकते हैं कि राजस्थान में जीके तो आता नहीं है, न्यूज़पेपर का क्या करें, बट ये आपको कहाँ हेल्प करेगा, केस लॉज में, ऐसे राइटिंग में, प्लस आपको इंटरव्यू में करंट अफेयर्स को जानने में, एज वेल एज आपके हर चीज़ पे अपने ओपिनियंस और आइडियाज़ होंगे, तो उस चीज़ में आपको न्यूज़पेपर हेल्प करेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लास्ट, ऐसे बुक्स, ठीक है। तो ऐसे बुक्स कहाँ काम आएगी, ऐसे राइटिंग में डेफिनेटली। जब भी आपके पास ये 3-4 टॉपिक्स आते हैं, ऐसे बुक्स काफ़ी है, आप काफ़ी रेफ़र कर सकते हैं। हम आगे ऐसे के बारे में डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊँगी। तो वो आपको ऐसे राइटिंग में आपको काम आ सकती है। ऐसे बुक्स ऐसी है ना कि आप एग्जैक्ट बुक्स की लैंग्वेज वहाँ पे नहीं लिख सकते, बट आप ये एक आइडिया ले सकते हैं कि उनकी लैंग्वेज किस टाइप की होती है, उनका कंटेंट क्या होता है, एक ऐसे में एक पर्टिकुलर पर्सन क्या चाहता है आपसे। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं स्ट्रेटेजी हाउ टू क्रैक सिविल लॉ पेपर, राइट। तो सिविल लॉ का जैसे हमने डिस्कस किया था, 100 मार्क का पेपर होता है, 3 आवर्स का पेपर होता है, प्लस क्वेश्चंस कितने आते हैं यहाँ पे 22 क्वेश्चंस, ठीक है। ये होता है सिविल लॉ का पैटर्न। अब सिविल लॉ की प्रिपरेशन कैसे करें, तो वही है, सारे अपने बेयर एक्ट्स है, बेयर एक्ट्स वन बाय वन आप करते रहिए, क्लियर करते रहिए। अब माइनर से उठा लीजिए, मेजर तक सब कंप्लीट कर दीजिए। राजस्थान में अगर बाहर वाला कोई राजस्थान में देता है तो उसके लिए प्रॉफिट क्या है कि सारे लॉ सेम ही है, यहाँ पे सिर्फ एक है जो लोकल लॉ ऐड किया हुआ है, ठीक है। वो कौन सा है, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। राजस्थान में लोकल लॉ के नाम पे सिर्फ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट ऐड कर रखा है, बाकी सारे वही लॉ है जो आप अपनी स्टेट्स में भी पढ़ते आ रहे हैं। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि लोकल लॉ आपको सिर्फ एक पढ़ना है, रेंट कंट्रोल एक्ट, ठीक है। तो बेसिकली सिविल लॉ के लिए आप हो सकता है पहले सबसे पहला काम तो यही करिए कि आप बेयर एक्ट्स गो थ्रू कर दीजिए, ठीक है। जब आपको बेयर एक्ट्स टिप्स पे हो जाए उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप बुक्स रेफर करिए। बुक्स भी किसके लिए, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है जिसको बुक्स की जरूरत होती है, लाइक सीपीसी, टीपीए, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्स्टी, ओके। ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आपको बुक्स रेफर करने की जरूरत है। अदरवाइज माइनर एक्ट्स के लिए आपको कोई भी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए बेयर एक्ट है सफिशिएंट। बेयर एक्ट आपने पढ़ लिया तो वो काफ़ी है। इनमें आपको बुक्स रेफर करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि टीपीए में मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया कि रूल अगेंस्ट परपेचुटी, व्हाट इज रूल अगेंस्ट परपेचुटी, तो आप क्या लिखेंगे, सेक्शन 14 इज ऑल अबाउट 5 लाइन्स, 5 लाइन में पूरी परपेचुटी खत्म कर दी उन्होंने। वहां पे परपेचुटी बेसिकली 10 मार्क्स का भी आ सकता है, ओके, 6 मार्क्स का भी आ सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, 5 लाइन से थोड़ी ना होगा काम पूरा। तो वहां के लिए आपको बुक रेफर करनी होगी, वो आपको बताएगा कि परपेचुटी होता क्या है, वो कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ नहीं अप्लाई होता है, उसके एक्सेप्शंस क्या है, उसके जनरल रूल्स क्या है। तो उस चीज़ के लिए आपको बुक रेफर करनी होगी। तो वहीं पे सीपीसी हो गया, टीपीए, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्स्टी, इन 5 सब्जेक्ट के लिए आप बुक्स रेफर करिए, सिर्फ बेयर एक्ट से काम नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हाउ टू अटेंड द पेपर, ठीक है। आपने पूरा सिविल लॉ प्रिपेयर कर लिया। अभी नेक्स्ट आ जाता है आपका जजमेंट राइटिंग। पहले तो कि हम जजमेंट राइटिंग कहाँ से प्रिपेयर करें, ठीक है। तो जजमेंट राइटिंग के लिए आपको क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स लाइए आप, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स लाइए, उसमें देखिए कि किस टाइप के जजमेंट्स ये पूछ रहे हैं, उनका फॉर्मेट क्या है जजमेंट का, राइट। एंड अगर आपको अवेलेबल हो तो कहीं से ऐसी कॉपीज भी लाइए। अगर किसी ने आरटीआई से अपनी मेंस की कॉपी निकलवा रखी है तो वो लाइए कि वो कैसे चेक करते हैं उस जजमेंट को मार्क्स कैसे मिलते हैं, किस जजमेंट को अच्छे मार्क्स मिलते हैं और किस जजमेंट को कम मार्क्स मिलते हैं। हो सकता है आपको कोचिंग में जो मटेरियल अवेलेबल हो रहा है आपने सब कुछ लिख दिया, लेकिन फिर भी वहाँ पे एग्जाम में मार्क्स नहीं मिल रहे, तो उसके लिए क्या होगा, प्रीवियस ईयर पेपर या किसी की कॉपीज जो कि हम आपको अपने फर्दर वीडियोस में अवेलेबल करवाएंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जजमेंट राइटिंग क्या होता है, व्हाट इज अ परफेक्ट जजमेंट राइटिंग, राइट।
तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जजमेंट राइटिंग इज ऑफ 20 मार्क्स। ठीक है, 20 मार्क का है जजमेंट राइटिंग। और सिविल में ये होता है ना कि नॉट ओनली सिविल, क्रिमिनल में भी, कि आउट ऑफ 100 आपको मिनिमम 35 मार्क्स स्कोर करने होते हैं। इफ़ यू आर नॉट स्कोरिंग 35 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो भले ही आप कट ऑफ क्लियर कर दें, राइट, कट ऑफ 140 गई है और भले ही आप 200 मार्क्स भी लिया है, लेकिन अगर सिविल या क्रिमिनल किसी में आपने क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर नहीं किए हैं तो इट इज़ इक्वल टू 0। यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक द मेंस अगर आपका 35 मार्क्स क्लियर नहीं होता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जजमेंट राइटिंग को इक्वल वेटेज दें, क्योंकि ये 20 मार्क्स का आएगा, राइट। अगर आपका ऑर्डर एंड जजमेंट राइटिंग अच्छा हो जाता है तो 20 में से 10 to 15 मार्क्स लाना इज़ नॉट ए बिग डील। अगर 10 to 15 मार्क्स आपके यहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे कितने मार्क्स आ जाएंगे फ्रेंड्स? आपको कितने लाने होंगे? और 35 मार्क्स मिनिमम है। 15 मार्क्स अगर आप यहाँ ले आते हैं तो 20 मार्क्स अगर आप और ले आए आउट ऑफ 80, तो हालांकि हो सकता है आपका सिविल पोर्शन इतना अच्छा नहीं है, बट अगर आप इसको क्वालिफाई कर रहे हैं 35 मार्क्स ला के, तो फिर आप अपने क्रिमिनल पोर्शन जो कि आपका अच्छा है, या फिर लैंग्वेज पोर्शन जो कि आपका अच्छा है, तो उसमें अच्छा खासा स्कोर करके आप रैंक ला सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? ये 20 मार्क्स का जजमेंट एंड ऑर्डर राइटिंग आपको सीखना होगा। व्हाट इज़ अ परफेक्ट जजमेंट एंड व्हाट इज़ अ परफेक्ट ऑर्डर राइटिंग। आप उसके लिए अपने कोई भी नियर या डियर कोई जुडिशरी में लग रखे हैं तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं। कोई जजेस है, डिस्ट्रिक्ट जजेस है, क्योंकि हमारी कॉपीज जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट जज चेक करते हैं, राइट। तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं कि सर व्हाट इज़ अ परफेक्ट जजमेंट या व्हाट इज़ अ परफेक्ट ऑर्डर, तो वो भी आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं और आप 20 मार्क्स का पेपर आराम से अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? फर्दर ये पूछा जाता है कि पेपर बेसिकली आप क्वेश्चन आंसर कैसे अटेंड करें। क्वेश्चन आंसर्स अटेंड करने के लिए पहले हम बात करेंगे कि कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पूछे जाएंगे यहाँ पे, सबसे पहला क्वेश्चन आएंगे हमारे पास 3 मार्क्स के। हो सकता है 4 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 3 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन। 3 मार्क्स का ये वेटेज रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो वो भी अगेन 4, 3, 5। नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे पास 6 मार्क्स के क्वेश्चन। वो हो सकते हैं हमारे पास 4, 5, 6। तो ये पेपर पैटर्न रहता है। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। अभी आपको अटेम्प्ट कैसे करना है इन क्वेश्चंस को, वो 1 बाय हम डिस्कस करते हैं। तो आपको हमेशा पढ़ाई जो करनी है आपकी, वो प्रैक्टिकल प्लस बेयर एक्ट्स प्लस केस लॉज। जब भी आप कोई सेक्शन पढ़ें फॉर द पर्पज ऑफ मेंस, तो आप इन तीनों को ध्यान में रखते हुए पढ़िए। ठीक है, आपको बेयर एक्ट्स भी अच्छे से करनी है, प्रैक्टिकल अप्रोच से भी उसको पढ़ना है, और उससे रिलेटेड जितने केस लॉज है उनको भी अच्छे से पढ़ना है। उससे क्या होगा, आपको जब भी मेंस में आंसर पूछा जाएगा तो आप सबसे पहले तो आप लिखेंगे अपना सेक्शन नंबर। ठीक है, फिर लिखेंगे एक्ट, कि ये जो पर्टिकुलर आपने क्वेरी पूछी है या जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये कौन से सेक्शन में फॉल करता है या कौन से एक्ट में फॉल करता है, राइट। सेकंड आप लिखेंगे बेयर प्रोविजंस, कि बेयर एक्ट में क्या कह रहा है ये, कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ द एक्ट या इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सेक्शन क्या है, वो आप लिखेंगे। थर्ड आप लिखेंगे एक्स्ट्रा जो आपने बुक में पढ़ा है, राइट, या फिर ये पर्टिकुलर सेक्शन है ये कैसे अप्लाई होता है, वो आप थर्ड लिखेंगे। एप्लीकेशन, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एनी केस लॉ। अगर आपको कोई केस लॉ याद है तो वो आप लास्ट में ऐड कर दीजिए। तो ये बेसिकली कोई भी आंसर अटेम्प्ट करने का पैटर्न रहता है। सबसे पहले आप लिखेंगे सेक्शन नंबर एंड एक्ट, सेकंड बेयर एक्ट प्रोविजन, उसके इंग्रेडिएंट, थर्ड ये कैसे एप्लीकेशन होता है, इस पर्टिकुलर सेक्शन का इस क्वेश्चन पे कैसे एप्लीकेशन हो रहा है, एंड लास्ट अगर आपको कोई केस लॉ याद है उससे रिगार्डिंग तो आप वो केस लॉ ऐड कर दीजिए। तो दिस विल बी अ परफेक्ट आंसर। ठीक है, इसको कहते हैं एक परफेक्ट आंसर, और इसमें आपके हाई चांसेस है कि फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मिलेंगे, 6 का है तो 6 मिलेंगे। हाई चांसेस है कि आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहता है आपको अटेंड करने का। अब जब आपको इस पैटर्न में अटेंड करना है तो उसके लिए आपको तैयारी किस पैटर्न में करनी होगी, वो इस पैटर्न में करनी होगी। आपको बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ लीजिए आप, उसके बाद उसका बेयर एक्ट का एप्लीकेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, प्रैक्टिकली कैसे वो अप्लाई हो रहा है बेयर एक्ट का प्रोविजन, वो पढ़ लीजिए, प्लस उससे रिगार्डिंग कोई केस लॉ है तो वो पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से हमारी पूरे सिविल पेपर की प्रिपरेशन होगी, राइट। एंड इन द सेम वे
you will prepare for your criminal law paper. Again, Bayer Act, right? And then practical approach plus case laws. बेयर एक्ट कैसे पढ़ना है आपको, पूरा बेयर एक्ट पढ़ के उसके बाद उसको प्रैक्टिकल अप्रोच में उसका एप्लीकेशन कैसे होगा वो पढ़ना होगा, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट द केस लॉज. आपको साथ में केस लॉज भी पढ़ने होंगे कि इस पर्टिकुलर सेक्शन पे कौन सा, अगर कोई केस लॉ है तो वो कौन सा है. जैसे हम एक फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है. कैन वुमेन बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, राइट. तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा कि ये कौन से सेक्शन में फॉल करता है. तो ये फॉल करता है सेक्शन 46 ऑफ CRPC. आपको वहां पे पूरा लिखना होगा. सेक्शन 46 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 स्टेट्स दैट, फिर आपको सेक्शन 46 का जो बेयर प्रोविजन है, राइट, वो आपको लिखना पड़ेगा. उसके बाद स्टेट्स दैट अ वुमेन कैन नॉट बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज बट सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस. उसमें ये भी लिख रखा है कि कब उनको कर सकते हैं, बट ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच नाउ. बट सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या होगा उसमें कि जब भी कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अगर ऑथराइज कर दे उसका अरेस्ट, ठीक है, तो उस केस में उसको अरेस्ट किया जा सकता है, राइट. एंड अगेन इसके ऊपर एक केस लॉ भी है, क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी वाला. तो आप लास्ट में वो केस लॉ भी लिख दीजिए कि इन सो एंड सो केस सच थिंग वाज हेल्ड. तो ये हो गया आपका एक परफेक्ट आंसर. दिस इज हाउ यू हैव टू अटेंड द आंसर्स इन द मेंस. प्लस वन मोर थिंग. व्हाट इज दैट थिंग कि जब भी आपको पूछा जाएगा वहां पे क्वेश्चन आ जाता है लाइक व्हाट इज डिक्री, ठीक है. तो उस केस में आपको क्या लिखना है. अगर उन्होंने पूछा है व्हाट इज डिक्री, तो आपको सिर्फ सेक्शन 2 ऑफ 2 CRPC वो पूरा मेंशन कर देना है, एज वेल एज आपको ऑर्डर 20 का एक रेफरेंस देना है कि फर्दर डिक्री इज एक्सप्लेन्ड इन ऑर्डर 20. तो बस आपको अगर 3 मार्क्स का पूछा है व्हाट इज डिक्री, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है. अगर आपको 5 मार्क्स का पूछते हैं व्हाट इज डिक्री, तो आप ये लिख सकते हैं सारा, एज वेल एज आप एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट इज प्रीलिमिनरी डिक्री, व्हाट इज फाइनल डिक्री, उनको फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं. फिर ऑर्डर 20 के अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट. तो ये होता है बेसिकली आंसर राइटिंग का तरीका कि आपको जो पूछा है उतना ही लिखिए. होता है जनरली क्या होता है ना, मेंस में हमारे पास क्या होता है ना, क्वेश्चन वो पूछते हैं 3 मार्क्स का, ठीक है, और स्पेस कितनी देते हैं, पूरी पेज भर देते हैं. वो इतनी सारी स्पेस हमें वहां मिल जाएगी. तो हमें क्या करना है ना, जितना पूछा है उतना ही लिखना है. अगर उन्होंने पूछा है व्हाट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, तो आपको सिर्फ उसी को डिफाइन करना है. आपको पूरा चैप्टर या पूरा एक्ट ना लिख देना. ये मत सोचना कि अरे यार 4 लाइन में खत्म हो गया, ये पीछे का तो पूरा पेज रह गया, आप क्या मेरे मार्क्स कटेंगे. नहीं, आपको जितना पूछा है उतना ही लिखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, शॉर्टेज ऑफ टाइम रहता है, आपके पास टाइम बहुत कम रहता है. तो आपका पहला प्राइमरी एम क्या होना चाहिए कि टू कंप्लीट द पेपर इन टाइम. ये इसलिए एम होना चाहिए ना, क्योंकि अगर मान लो आपका 100 मार्क्स का पेपर है, आप अटेम्प्ट ही 50 या 60 मार्क्स का कर रहे हो, 40 मार्क्स का आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, तो वो आपको नंबर कैसे देगा. अगर आप 50-60 मार्क्स का अटेम्प्ट कर रहे हो, तो क्या आप श्योर हो कि इसमें 50-60 का पूरा आपने सही कर दिया. अगर आपने पूरा सही कर दिया तो आपके अच्छे चांसेस है, ठीक है. और अगर आपने पूरा सही नहीं कर दिया तो क्या होगा, उस केस में आपको मिल रहे हैं 20 से 25 मार्क्स, तो आप तो क्वालिफाई ही नहीं कर रहे हैं, राइट. तो आपका प्राइमरी एम क्या होना चाहिए कि मैं अपना पेपर कंप्लीट करूं. अगर वो आपको हर क्वेश्चन में 2, 3, 4 नंबर भी दे रहा है, तो आपका 35 का टारगेट बेसिकली पूरा हो जाता है, और उसके बाद आप अपने बाकी पेपर्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं. सेकेंडरी क्या होता है ना कि अगर आप पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो वो नंबर कहाँ मिलेंगे आपको नंबर ही नहीं मिलेंगे तो आप क्वालिफाई कैसे करेंगे. तो यहाँ पे क्या होता है, अगेन मेंस जो होता है वो आपकी रैंक में बहुत हेल्प करता है. आपकी रैंक ऊपर आएगी, नीचे जाएगी, आप क्वालिफाई कर रहे हैं एग्जाम, नहीं कर रहे हैं, ये सब डिसाइडिंग फैक्टर होता है मेंस, राइट. मेंस आपका पूरा पेपर डिसाइड करता है, आगे का पूरा फ्यूचर डिसाइड करता है. इंटरव्यू के मार्क्स आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. हो सकता है आपका इंटरव्यू एक्सीलेंट जाए, ओके, आपका इंटरव्यू एक्सीलेंट जाए, बट आप स्कोर नहीं कर पा रहे, आपको स्कोर होता है 6, 7,
क्योंकि वहाँ पे वो नहीं देखते, वो आपका नॉलेज चेक नहीं करते, वो चेक करते हैं आपका कॉन्फिडेंस एंड एप्लीकेबिलिटी टू द पोस्ट, कि आप क्या इस पोस्ट के लिए आप सूटेबल है या नहीं है, क्या आप इस पोस्ट के लिए परफेक्ट है या नहीं है। वो सिर्फ वो चेक करते हैं, नॉलेज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जब आपने मेंस क्वालिफाई कर दिया है तो यू हैव इनफ नॉलेज ऑफ द लॉ, राइट। आपके पास लॉ की नॉलेज है, प्लस आपके पास करंट अफेयर्स की नॉलेज है, सोशल इश्यूज़ की नॉलेज, आपके पास सारी नॉलेज है। तो मेंस सिर्फ होता है आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए, ठीक है। प्रीलिम्स होता है आपका बेसिक्स टेस्ट करने के लिए, एंड इंटरव्यू जो होता है वो होता है आपकी सूटेबिलिटी टू द पोस्ट, कि आप इस पोस्ट के लिए सूटेबल है या नहीं, वो टेस्ट करने के लिए। तो वो आप भी डिसाइड नहीं कर सकते कि यू आर सूटेबल फॉर द पोस्ट और नॉट, वो वहाँ पे जो रिस्पेक्टेड जजेस बैठेंगे वो डिसाइड करेंगे। हमें क्या डिसाइड करना है? हमें देना है कि हम अपने नॉलेज के थ्रू एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दें। तो वो कैसे होगा? जब आप पेपर पूरा अटेंड करेंगे। अगर आप पेपर ही छोड़ देते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आपको पूरी नॉलेज है, लेकिन जब पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया तो वो कहाँ मार्क्स देंगे। तो उसके लिए आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप पेपर पूरा अटेम्प्ट करें, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू लैंग्वेज। अभी हम बताते हैं कि लैंग्वेज का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो लैंग्वेज आता है ऐसे इन हिंदी एंड इंग्लिश, राइट। हिंदी में आएंगे 3 ऐसे, इंग्लिश में आएंगे 3 ऐसे। अब इनको आप अटेम्प्ट कीजिए। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि हाउ टू अटेंड ऐसे पेपर्स। आई शो यू सम कॉपीज ऑफ ऐसे जो RJS मेंस की ही है। उसमें ऐसे में 25 to 30 स्कोर कर रखे हैं उन कॉपीज में, ठीक है। एंड दिस इज वेरी आइडियल मार्क्स। यहाँ पे जो टॉपर्स होते हैं ना, वो भी 35 से ऊपर स्कोर नहीं कर पाते। तो दिस इज आइडियल मार्क फॉर ऐसे, एंड आई शो यू सम कॉपीज जिसमें ऐसे किस तरीके से लिख रखे हैं। इन आर अपकमिंग वीडियोज मैं आपको वो कॉपी शेयर कर दूंगी, राइट। तो अभी हम बढ़ते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर द ऐसे। सबसे प्राइमरी चीज़, राइट। तो ऐसे के लिए प्रिपरेशन होगी आपकी न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर पे मिल जाएंगे आपको आर्टिकल्स, लाइक जो भी न्यूज़पेपर में होते हैं ना, सर्टेन आर्टिकल्स लिखे होते हैं, तो उससे आप अपनी ऐसे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्लस आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे न्यूज़पेपर पे, उससे आप प्रिपरेशन कीजिए। जो ट्रेंडिंग हॉट टॉपिक्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सेकेंड आ जाता है बुक्स। यू कैन रेफर सर्टेन बुक्स फॉर एसेज। काफ़ी बुक्स अवेलेबल होती है जिसमें होता है लाइक अरिहंत, राइट। अरिहंत की बुक्स होती है 101 एसेज। तो उससे क्या होता है ना, आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, पर उससे आपको वो मिल जाएगा कि एक ऐसे चाहता क्या है हमसे, लाइक हाउ टू स्टार्ट ऐसे एंड हाउ टू एंड ऐसे। वो प्रॉपर जो तरीका होता है ऐसे को करने का, एक फॉर्मेट आपको पता चल जाएगा बुक से। सेकेंड आ जाते हैं हम, न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स हो गया, नाउ वीडियोज़। यूट्यूब पे काफ़ी ऐसा मटेरियल अवेलेबल होता है, काफ़ी ऐसी वीडियोस अवेलेबल होती है जिसमें टॉपिक्स को इजीली एक्सप्लेन किया हुआ होता है, राइट। अगर आप कोई भी जैसे वुमेन एम्पावरमेंट ले लें, तो देयर आर मल्टीपल वीडियोस जिसमें 10 मिनट या 15 मिनट में पूरा वुमेन एम्पावरमेंट एक्सप्लेन कर रखा है। एंड फ्रेंड्स, एक ये भी होता है ना कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो खुद से सब कुछ इतना पढ़ लेते हैं ना कि बाद में ऐसा होता है कि कोई हमें सुना दे तो वो हमें चीज़ याद रह जाएगी। तो यहाँ पे ये वीडियोज़ विल हेल्प यू। हम अपने चैनल पे भी काफ़ी ऐसे वीडियोस लाएंगे जो आपको ऐसे में हेल्प करेंगे, राइट। तो वीडियोस विल हेल्प यू देयर, वो आपको चीज़ें याद रहेगी। एग्जाम में क्या होगा ना, हालांकि हो सकता है आपको पढ़ा हुआ याद रहे ना रहे, लेकिन सुना हुआ एकदम से स्ट्राइक कर जाता है। तो उसके लिए आपको हेल्प करेंगे वीडियोस। आप अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस देखिए, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट पे वीडियो देख लिया आपने, चाइल्ड लेबर पे देख लिया, ओके। तो दिस इज हाउ वीडियो विल हेल्प यू। नाउ अब हम बात करते हैं, ऐसा है ना कि आप जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो हमने बात करी कि हाउ टू अटेंड द पेपर एंड हाउ टू प्रिपेयर सब्जेक्ट्स। लाइक आप पहले क्या करेंगे, बेयरिक्स पढ़िए, उसके बाद बुक्स रेफर कीजिए, उसके बाद केस लॉज देखिए, फिर उसका प्रैक्टिकल अप्रोच देखिए, ये सब हो गया। अभी हम बात करते हैं नाउ, अब हम बात करेंगे व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, बेसिकली for the purpose of mains you have to read everything, ठीक है। you cannot play risk here, in no case you can play risk, ठीक है। आपको कोई चांस नहीं है कि आप सोचो कि मैं ऑर्डर 21 छोड़ देती हूँ, नहीं। हो सकता है पूरे 6 मार्क्स का ऑर्डर 21 आ जाए,
ठीक है, कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को एक्सप्लेन करो इन डिटेल, तो 6 मार्क्स का आ सकता है ऑर्डर 21। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे इनफैक्ट 10 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं ऑर्डर 21। एंड आप बिल्कुल उस स्टेज में नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ मेंस कि आप कोई भी चीज़ स्किप कर दीजिए, या ये मैं नहीं पढ़ता, कि ये छोड़ देता हूँ, चलो बाकी सब कर लिया, एक इतना सा पोर्शन छोड़ दिया तो क्या हो गया। नहीं, प्लीज़ डू नॉट टेक एनी रिस्क, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पूरा पेपर जो होता है ना, वो सिर्फ एक टॉपिक पे भी आ सकता है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा कंपल्शन नहीं है कि हर टॉपिक से 3-3 मार्क्स या 4-4 मार्क्स कवर होंगे, नहीं। पूरा पेपर वो एक सिंगल टॉपिक पर भी दे सकते हैं, ठीक है। पूरा पेपर माइनर्स कवर कर सकता है, या पूरा पेपर मेजर से भी आ सकता है। तो आपको कोई भी चीज़ ऐसे छोड़ना नहीं है। यू कैन नॉट प्ले रिस्क एट ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे की टू रिमेंबर क्या रहेगा कि सबसे पहली चीज़, अटेम्प्ट द पेपर। अटेम्प्ट द पेपर कंप्लीटली, पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए, सब कुछ पढ़ के जाइए, राइट। एंड टाइम मैनेजमेंट, यहाँ पे मैंने लिटरली देखा है कि 50 to 60 मार्क्स का पेपर भी छूट जाता है, ठीक है। क्या होता है ना, हम बैठते हैं पेपर अटेम्प्ट करने, 3 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे, इतनी स्पेस मिल जाती है कि हम जब उसे पूरा भरने लगेंगे तो पीछे कहीं क्वेश्चन छूट जाते हैं। यहाँ पे स्पीड मैटर्स अ लॉट। आपको स्पीड मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिस एज मेनी मॉक्स एज यू कैन, ठीक है। आप मॉक्स दीजिए, मेंस में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए फ्रॉम द डे 1। अगर आपने डिक्री की डेफिनेशन लर्न कर ली है तो राइट इट डाउन, पूरा उसे अच्छे से लिखिए। और मेंस में कुछ भी आंसर लिखने की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, वो मैं आपको अपने अपकमिंग वीडियो में बताऊंगी कि हाउ टू राइट अ आंसर देयर, ठीक है। वो जो था वो एक ट्रेलर था, मैं आपको 3-4 अच्छे से प्रैक्टिकल तरीके से आंसर्स लिख के बताऊंगी। 3 मार्क्स का कैसे लिखे, 5 का कैसे लिखे, 6 का कैसे लिखे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा ना, प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, वहाँ पे इतना एग्जाम का प्रेशर रहता है कि आप भूल जाते हैं, इंग्रेडिएंट्स आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं। तो हमें पूरा इंग्रेडिएंट अप्रोच से प्रैक्टिस करनी होगी कि आप पूरा ऐसे याद मत करो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग सो, ठीक है। ऐसा इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, थेफ्ट के इंग्रेडिएंट क्या क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, राइट। उसके पोजेशन से उसने मूव कर दी विदाउट हिज कंसेंट, विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन। तो ये सो एंड सो इंग्रेडिएंट्स है थेफ्ट के। तो आपको ये सिर्फ वो 4 इंग्रेडिएंट्स याद रखने हैं आपको थेफ्ट के, ना कि आपको पूरा कि व्हेन समवन पर्सन हु एवर डज सो एंड सो एंड सो, वो आप अपने आप फ्रेम करने लग जाएंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना बार बार, एक लोगों के माइंड में ये भी डाउट रहता है कि क्या हमें एग्जैक्ट लैंग्वेज याद करनी है मेंस के लिए। नहीं, आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज याद नहीं करनी। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एग्जैक्ट लैंग्वेज पूरा याद करो। आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सेक्शन याद रखने हैं, ठीक है। कि जैसे थेफ्ट है, राइट। तो थेफ्ट में हम डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मूवेबल प्रॉपर्टी, रिमूव फ्रॉम द पोजेशन विदाउट कंसेंट, ये 4 चीजें हैं। इनमें से एक भी चीज अगर मिस हो गई तो यू विल स्कोर अ 0, राइट। क्यों, क्योंकि 3 चीजें मैटर नहीं करती। अगर आपने डिसऑनेस्ट इंटेंशन लिख दिया, विदाउट फ्रॉम पोजेशन, मूव फ्रॉम पोजेशन लिख दिया, विदाउट कॉन्सेंट, ये तीनों चीजें लिख दी, लेकिन आपने प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं की, लाइक व्हाट इज प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल, तो उस केस में यू विल स्कोर अ 0, बिकॉज थेफ्ट जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ ही होती है, ठीक है। तो अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आपको फर्दर सारे उसके जो एक्सप्लेनेशंस है उनको भी लिखना है। एंड 6 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो यू कैन ऐड 2-3 इलस्ट्रेशंस एज वेल, प्लस थेफ्ट बाय क्लर्क, थेफ्ट बाय सर्वेंट, वो सारी चीज़ें भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ अ परफेक्ट आंसर इज रिटन, ठीक है। तो ये पूरा पैटर्न रहेगा आपके मेंस के आंसर राइटिंग का। प्रिपरेशन का मैंने आपको बेसिकली बता ही दिया। आपको 3 तरीके से बेयर एक्ट पढ़नी है। सबसे पहले बेयर एक्ट, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल यूज़ कैसे होगा, आप बुक्स रेफर कीजिए, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल सकती है तो उसको ऐड ऑन कर दीजिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉज, जिस दिन आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें उस दिन एक अलग बुक बना दीजिए, सेपरेट डायरी मेंटेन कीजिए। उस डायरी में आप क्या लिखिए, केस लॉज, ठीक है। जैसे आपने प्रोबेशन पढ़ लिया, राइट, तो प्रोबेशन से रिलेटेड जितने भी केस लॉज आए वो उस डायरी में लिख दीजिए। लिख दीजिए प्रोबेशन एक्ट एंड सो केस लॉज, राइट। नेक्स्ट आप एनआई एक्ट एंड सो केस लॉज। इस तरीके से आप एक डायरी में सारे केस लॉज लिख दीजिए ताकि वो आपको कंपाइल्ड मिलेंगे, आपको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में। क्योंकि ऐसा होता है ना, स्टार्टिंग में हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है कि हम यहाँ से भी लें मटेरियल, वहाँ से भी लें, लेकिन जब एग्जाम सर पे होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ से पढ़े क्या पढ़े। तो जब हमारा मटेरियल हमारे पास होगा तो वो हमें बहुत हेल्प करेगा एक अच्छी तरह सिस्टमेटिक तैयारी से। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी
ये स्ट्रेटेजी ये है कि जब भी आप एक मटेरियल अपना प्रिपेयर कर लें, राइट, फर्स्ट मटेरियल एक आप प्रिपेयर कर लें तो आप उसी के अंदर स्टक रहिए, आप अलग अलग चीज़ें मत रेफर कीजिए। लाइक आपने ऐसे की बुक ली है, ठीक है, तो एक बुक इज सफिशिएंट, आप 10 बुक्स मत देखिए ऐसे की। या आपने कुछ एविडेंस के लिए कुछ बुक रेफर की, राइट, तो एविडेंस के लिए फॉर एग्जाम्पल बटुकलाल इज इनफ। आपको एविडेंस का बेयर एक्ट एज वेल एज जो बटुकलाल है उसमें सब कुछ मिल जाएगा। आप 10 जगह जा जाके अलग अलग बुक्स मत लाइए एविडेंस की, ठीक है। आपको यहाँ पे एंड यहाँ पे स्टक रहना है, पहले बेयर एक्ट करनी है, उसके बाद अगर आपकी बेयर एक्ट अच्छे से हो जाती है तो यू कैन रेफर टू अ बुक, बट नॉट टू सो मैनी बुक्स। आप एक बुक को रेफर कीजिए और उसमें आपका काम हो जाएगा। तो आई होप आपके मेंस को क्रैक करने की स्ट्रेटेजी हो चुकी होगी। इस तरीके से आप प्रिपरेशन कीजिए, बहुत ईजी है, अच्छे से आपको, एंड वी विल कीप ऑन गाइडिंग यू। हम आप लोगों की हेल्प करते रहेंगे, वीडियोस पे वीडियोस लाते रहेंगे। आपकी भी कुछ स्पेशल डिमांड हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए, हम उस पर नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे। थैंक यू।